Hello and welcome to Chandigarh Civil Services. Guys, this is Vivek Agarwal and we are here with the landmark judgment of Shri Shankari Prasad Singhdeo versus Union of India. जो हमारी आज की जजमेंट है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज थ्रू दिस जजमेंट द जर्नी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टार्टेड इन इंडिया. तो दिस इज द जजमेंट जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. लेट्स सी कि ये जो जजमेंट है इसने किस चीज के ऊपर फोकस किया है. द फोकस इज ऑन आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 which gives us the definition of law and the procedure कि किस तरह एक नॉर्मल legislative procedure के थ्रू we can amend the constitution. Subject in question was Zamindari Abolition Act. Now you have to realize one thing. The year is 1950 and 51. India got independence in 1947. जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस अचीव किया, गेन किया, they fought for it very hard. तो पार्लियामेंट में the leaders realized, the members of the parliament realized that कि अब टाइम आ गया है फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी. तो उसके लिए हमें जो लैंडलेस टेनेंट्स हैं, लेबरर्स हैं, हमें लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार हैं उनसे लैंड वापस लेना पड़ेगा. तो जब ये बात चल रही थी पार्लियामेंट में, एज यू नो कि लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट या इट इज अंडर द स्टेट लिस्ट, तो काफी स्टेट्स के लेजिस्लेचर ने ये लॉ पास किया. बट जो बिग लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार थे दे फेल्ट वेरी थ्रेटेंड कि अगर ऐसा हो गया तो जो उनका स्टेटस है सोसाइटी में वो डिमिनिश हो जाएगा. सो फॉर दिस मिस्टर शंकरी प्रसाद केम इनटू द पिक्चर. उन्होंने जमींदारी अबॉलिशन के अगेंस्ट आवाज उठाई और उन्होंने बोला और उन्होंने कोर्ट में जाके पूछा कि सर क्या पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि जो मेरा राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31 है, दैट इज माई लैंड, कैन पार्लियामेंट टेक अवे माई लैंड एंड कैन द पार्लियामेंट. उन्होंने पूछा कि कैन पार्लियामेंट रॉब मी फॉर माई लैंड, कि क्या पार्लियामेंट मेरे से मेरा लैंड वापस ले सकता है और मुझे डिप्राइव कर सकता है. तो इसके थ्रू उन्होंने आर्टिकल 368 को चैलेंज किया कि क्या पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो आर्टिकल 368 यूज करके कोई भी फंडामेंटल राइट अबॉलिश कर सकता है या उसको डिमिनिश कर सकता है. तो शंकरी प्रसाद जो थे ही वॉज अ वेरी बिग जमींदार. उन्होंने अग्रेरियन रिफॉर्म्स के अगेंस्ट आवाज उठाई. उन्होंने बोला कि अगर आपने लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप अपने पॉकेट से रीडिस्ट्रीब्यूट करो. आप बिग जो बड़े बड़े जमींदार हैं आप उनसे लैंड लेकर रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे. बट यूनियन पार्लियामेंट ने बोला कि सर ऐसा कुछ नहीं है, जो हमने लॉ बनाया है ये आपके जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसने ऑलरेडी पास कर दिया है. अब हम इसके लिए एक यूनिफॉर्म लॉ लेकर आ रहे हैं थ्रू आउट द कंट्री की जो भी बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार हैं हम उनसे लैंड लेंगे और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे. और जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी का जो आपका प्रोविजन है फंडामेंटल राइट में ये वॉयलेट नहीं होगा, क्योंकि हम एक सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के थ्रू इसको अमेंड करने जा रहे हैं. हाई कोर्ट ऑफ पटना ने कहा कि जो पार्लियामेंट ये लॉ पास करेगी दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. बट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो ये एक्ट पास हो रहा है इसकी वैलिडिटी जो इसकी वैलिडिटी है ये वैलिड रहेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है और ऐसा लॉ आना चाहिए. मतलब जो हाई कोर्ट ऑफ पटना की वर्डिक्ट थी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओवरटर्न कर दी. तो इसके अगेंस्ट कई अपील्स पड़ी, कई जमींदार कोर्ट में गए और उन्होंने पिटीशन फाइल की अंडर आर्टिकल 32 कि आप ऐसा नहीं कर सकते. बट यूनियन पार्लियामेंट ने कहा कि हम एक बिल फॉरवर्ड कर रहे हैं पार्लियामेंट में जिसके ऊपर हम देखेंगे, डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे एंड वी विल सी कि व्हाट आर द प्रोविजन व्हिच वी कैन इनकॉर्पोरेट एंड वी कैन पास दिस अमेंडमेंट. तो इस अमेंडमेंट को हमने नाम दिया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 बिकॉज ये मेजॉरिटी से पास हो गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में. ये अमेंडमेंट इफेक्चुअल थी या नहीं थी या वैलिड थी नहीं थी, इसके अगेंस्ट बहुत सारी पिटीशंस पड़ी. आर्टिकल 31A एंड 31B के अगेंस्ट या इसके फॉर कई जमींदार गए कि अगर आप ये अमेंडमेंट लेकर आओगे तो हमारे स्टेटस का क्या होगा. एज अ रिएक्शन इन पिटीशंस के अगेंस्ट आर्टिकल 32 इन्वोक किया गया और रिट पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड करो. पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ओवरऑल सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए हमें कुछ हार्ड मेजर्स लेने पड़ेंगे क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी. तो अगर हम लीगल एस्पेक्ट देखें तो सबसे बड़ा क्वेश्चन रेज किया गया कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 368 कि दे कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, या जो आर्टिकल 13 सब क्लॉज हुए जिसमें लॉ की बात की गई है उसकी कितनी वैलिडिटी है. तो कोर्ट ने बोला कि बात ऐसी है, जो हम ये बिल पास कर रहे हैं या ये हम अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 368, हम आपकी फंडामेंटल राइट आपसे नहीं ले रहे. हम एक नॉर्मल लीगल प्रोसेस के थ्रू आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 के अंदर हम लॉ को अमेंड कर रहे हैं, पर आपकी फंडामेंटल राइट इंटैक्ट है, आपके पास है
और आपके पास ही रहेगी। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सर, पार्लियामेंट को बोला कि कैन यू गिव अस एन एक्सप्लेनेशन कि ये कैसे इंटैक्ट रहेगी। तो एक डॉक्ट्रिन आई, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। दिस इज अंडर आर्टिकल 37 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया कि अगर कोई ऐसा लॉ आता है कि जो आपकी फंडामेंटल राइट को इनकंसिस्टेंट कर रहा है या उसको वॉयलेट कर रहा है, तो पहले हम समझेंगे कि वो लॉ है क्या या वो स्टैट्यूट क्या है। फर्स्ट वी विल इंटरप्रेट द स्टैट्यूट, उसके बाद जो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस हैं उसको हम समझेंगे कि वो वाकई क्या वो इन रियलिटी कॉन्ट्राडिक्टरी है या ऑन द फेस ऑफ इट है। अगर तो इन रियलिटी कॉन्ट्राडिक्टरी है तो हम उसको पास नहीं करेंगे, पर अगर जो इनकंसिस्टेंसी या कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस ऑन द फेस है, देन वी विल स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द लॉ। और जब एक बैलेंस स्ट्राइक हो जाएगा, देन वी विल पास द लॉ। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन थी, जिसने वैलिडेट किया कि जो पार्लियामेंट ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई है, दिस इज एप्रोप्रिएट एंड दिस इज नॉट वॉयलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है अंडर आर्टिकल 368, जिसके थ्रू में पता लगता है कि कैसे अमेंड किया जाए, तो वो ओनली ऑर्डिनरी लॉ है, दैट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एंड दिस कैन बी डन अंडर आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2। और जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई है, इट इज वैलिड बिकॉज इट इज नॉट वॉयलेटिंग द फंडामेंटल राइट, एज गवर्नमेंट की जो मैंडेट है अंडर डीपीएसपी, इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, और वेलफेयर ऑफ द कंट्री के लिए हमें सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करनी पड़ेगी। तो कोर्ट ने ये जो प्रिंसिपल था हार्मोनिक कंस्ट्रक्शन का, इसको कोर्ट ने अप्लाई किया और कोर्ट ने बोला कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन आर्टिकल 368 एंड आर्टिकल 13, 368 मीन्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 13 मीन्स लॉ। उन्होंने बोला कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ के अंदर, तो हमें देखना पड़ेगा कि कॉन्फ्लिक्ट किस चीज का है। We have to interpret the conflict and we have to strike a harmonious balance between them, जिसको उन्होंने बोला harmonious construction, और इसके थ्रू इन्होंने वैलिडेट किया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब देखेंगे कि इस अमेंडमेंट के अंदर क्या किन किन चीजों की बात की गई। पहला था कि आपने सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने हैं। सेकंड था कि आपने जो लॉज आपके हैं एक्विजिशन ऑफ स्टेट से एक्विजिशन ऑफ लैंड के, उसको अमेंड करना है। और जो आपका जो 9th शेड्यूल है, आपने इसको प्रोटेक्ट करना है जुडिशियल रिव्यू से, बिकॉज आफ्टर दिस जमींदारी एबॉलिशन एक्ट, तो जो हमारे लॉज थे या जो भी हमारे प्रोविजंस थे अकॉर्डिंग टू जमींदार्स, वो हमने 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिए थे। और यू शुड नो कि 9th शेड्यूल के ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला था कि जो भी आगे रिफॉर्म्स लेकर आने आपने लैंड के लिए, दे हैव टू बी इंक्लूडेड अंडर द 9th शेड्यूल, जिनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 है, उसके अंदर हमने लिखा हुआ है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ व्हिच टेक्स अवे और एब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड टू दिस पार्ट, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो उन्होंने बोला कि हमने यूजिंग 368 कोई भी ऐसा लॉ प्रैक्टिस में नहीं किया है जिससे आपकी फंडामेंटल राइट वॉयलेट होगी, बिकॉज 13 सब क्लॉज 2 में प्रॉपर डेफिनेशन उन्होंने हमें दी लॉ की। फिर हमने बात की थी आर्टिकल 31 की। जो आर्टिकल 31 है, इट नॉट ओनली गारंटीज द राइट टू प्राइवेट ओनरशिप बट राइट टू एंजॉय एंड डिस्पोज द प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस अदर देन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो जो ये आर्टिकल है, उसकी आर्टिकल की जो वर्डिक्ट है या इस आर्टिकल के अंदर क्या लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट करके बोला कि आप अपनी राइट के थ्रू दूसरे की राइट वॉलेट नहीं कर सकते। अगर आपके पास राइट है फॉर प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द लैंड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू विल यूज दिस राइट बाय फॉर वॉयलेटिंग अदर पीपल्स राइट। अगर हमने सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को हटाने के लिए अगर कोई लॉ मूव करना है और आपसे आर्टिकल 31 के थ्रू आपका लैंड लिया जा रहा है, तो आपकी ये राइट वॉयलेट नहीं होगी, क्योंकि ग्रेटर नंबर ऑफ गुड इज द वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट ऑफ द डे। उन्होंने बोला कि जो आर्टिकल 32 है, जो आपको पावर देता है कि यू कैन इशू डायरेक्शंस और यू कैन एक्सरसाइज रिट्स of in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, जहां पे भी appropriate है आप ये यूज कर सकते हो। दिस इज द टूल फॉर गेटिंग योर वर्क डन। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट ऑफ द डे को इस रिट के थ्रू रोकोगे कि वो अपना काम ना करें। लास्ट में उन्होंने बोला जो आर्टिकल 368 है, ये एक प्रोसीजर आपको बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हमने कैसे
प्रिजर्व करना है, कैसे उसकी सैंक्टिटी हमने प्रिजर्व करनी है, और आर्बिट्रेरी पावर ऑफ पार्लियामेंट को चेक करने के लिए हमें टूल देता है। तो जो ये आर्टिकल है 368 ये वॉलेटिव नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के। सो दिस वाज द लेक्चर ऑन शंकरी प्रसाद सिंहदेव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगर इसकी समरी की बात करते हैं तो समरी में इसका ये था कि एक जमींदार थे शंकरी प्रसाद, वो बहुत बड़े जमींदार थे, पर गवर्नमेंट ऑफ द डे ने एक नोटिस इशू किया, एक लेजिस्लेटिव लॉ लेकर आए कि अब हमने लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। जब ये लॉ आया तो शंकरी प्रसाद फेल्ट थ्रेटेंड कि अगर ये लॉ आ गया तो मेरे से मेरा लैंड वापस लिया जाएगा और जो मेरा स्टेटस है सोसाइटी में वो हैम्पर होगा या वो डिमिनिश हो जाएगा। तो सरकार ने बोला कि सर ऐसा कुछ नहीं है, आपका कोई स्टेटस डिमिनिश नहीं होगा, हमने सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री को डिमिनिश करना है और उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए हम ये लॉ लेकर आए हैं। तो शंकरी प्रसाद ने बोला कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है दैट इज माय फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 31A एंड 31B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट मुझे मेरी राइट टू प्रॉपर्टी से या मेरी फंडामेंटल राइट से मुझे डिप्राइव नहीं कर सकती। तो यूनियन पार्लियामेंट ने बोला कि सर हम आपको डिप्राइव नहीं कर रहे हैं, हम एक प्रोसीजर लेकर आए हैं अंडर आर्टिकल 368 की कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड करना है, और हम जो ये लॉ लेकर आए हैं हम इसको एक लीगल मेथड से फर्निश करेंगे सो दैट कि आप भी डिप्राइव ना हो और जो हमारा डीपीएसपी में फंडामेंटल प्रिंसिपल है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी वो भी कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए एक डॉक्ट्रिन है, एक डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, जिसने बताया कि अगर कोई ऐसा लॉ है या लीगल पर्सपेक्टिव है जो आपको आपकी फंडामेंटल राइट से डिप्राइव कर रहा है या उसके साथ इनकंसिस्टेंट है, तो आपने दोनों में एक बैलेंस ट्राई करना है और जो प्रोविजन है उसको इंटरप्रेट करके उसकी नेचर को इंटरप्रेट करके उसको इन प्रैक्टिस लेकर आना है। तो इसके थ्रू हमने देखा कि कैसे दिस लॉ केम, हाउ दिस वाज मेड एज अ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इसके थ्रू कैसे गवर्नमेंट ने अपना वेलफेयर का जो मोटिव है वो अचीव किया और जमींदारी को अबॉलिश किया, इसको अंडर 9th शेड्यूल डाला सो दैट इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू ना हो सके, और जो पेटिशन है उसको क्लोज किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज एंड प्लीज ट्यून इन कि आगे भी जो और वीडियोज आएंगी वी विल अपलोड इट एंड यू कैन गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। थैंक यू सो मच।